बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पीबीए नंबर 6 को कवर करना है। अगर हम इसके टाइटल की तरफ मूव करें तो इसका टाइटल ये है कि ड्रॉ द टेम्परेचर टाइम ग्राफ फॉर हीटिंग आइस एंड वाटर टू मेजर द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर यूजिंग द मेथड ऑफ मिक्सचर। यानी मेथड ऑफ मिक्सचर का यूज करते हुए हमने यहाँ लेटेंट हीट फाइंड आउट करनी है आइस की और हीट की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस प्रैक्टिकल की आउटलाइन क्या है, यानी क्या क्या चीज़ें हमने इस प्रैक्टिकल में कवर करनी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट यानी इसकी थ्योरी। इसके बाद हम मूव करेंगे एपरेटस की तरफ, फिर हम प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन्स की तरफ जाएंगे और लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं अपने पीबीए नंबर 6 को। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट सबसे पहले लेटेंट हीट का। अगर आप अच्छे से लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को एड्रेस करना आप लोगों के लिए मसला नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं लेटेंट हीट को, और लेटेंट हीट को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमेशन। यहाँ देखें, इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर वाटर है, और इस बीकर को हमने इस बंसन बर्नर के ऊपर जो है वो रख दिया है, और एक थर्मामीटर है। इसको अगर हम इंस्टॉल कर दें इस बीकर के अंदर, इस वाटर के अंदर डिप कर दें और नीचे से बर्नर को ऑन कर दें, तो आप देखेंगे कि जो ही बर्नर ऑन होगा तो टेम्परेचर राइज होगा, जिसको हम थर्मामीटर हमें बता रहा है। अगर यहाँ मैं पॉइंटर की मदद से आपको दिखाऊं तो ये देखिए कि ये जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, यानी जो जो हीट मिल रही है टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है, हमें पता है कि जो ही हीट मिलती है टेम्परेचर राइज होता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ देखें कि यहाँ फर्दर टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, टेम्परेचर राइज होना रुक गया। एक स्टेज ऐसी आई जहां टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, यानी इस दौरान हीट तो दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन ये है कि ये हीट कहां जा रही है, ये कौन सी हीट है जो टेम्परेचर राइज नहीं करवा रही। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हीट है ये बेसिकली स्टेट को चेंज करवाने में यूज हो रही है। यानी आप देख रहे हैं कि लिक्विड से वेपर्स बन रहे हैं, यानी जब लिक्विड से वेपर्स बनते हैं तो उस दौरान जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। यानी जब आसान लफ्जों में, यानी जब स्टेट चेंज होती है किसी सब्सटेंस की तो उस दौरान टेम्परेचर राइज नहीं होता, तो वो जो हीट एनर्जी होती है वो स्टेट को चेंज करने में लग जाती है। डियर स्टूडेंट, यही जो हीट है जब टेम्परेचर राइज नहीं हुआ और स्टेट चेंज हो रही थी, इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का जो लिटरल मायने है, इसका मतलब ही छुपी हुई होना, यानी ऐसी हीट जो जाहिर ना हो। बाकी जो हम हीट दे रहे थे वो जाहिर हो रही थी, टेम्परेचर हमें बता रहा, ये थर्मामीटर हमें बता रहा था कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, वो हीट हमें पता चल रही थी। लेकिन एक पॉइंट पर जाकर टेम्परेचर फर्दर राइज नहीं हुआ, यानी वो हीट कहीं छुप गई। तभी तो हम इसको कहते हैं छुपी हुई हीट। लेटेंट का मतलब क्या है? ऐसी हीट जो छुपी हुई हो। तो अब यहां देखें कि इसको अगर हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें तो पहली बात जो आपने याद करनी है वो ये है कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी की कोई अमाउंट है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी अमाउंट है हीट एनर्जी की। तो आंसर ये है इसका कि ये हीट एनर्जी की ऐसी अमाउंट है कि जब कोई सब्सटेंस हीट लॉस करता है या हीट एब्जॉर्ब करता है, यानी ये वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब या फिर लॉस करता है। अब कब एब्जॉर्ब या कब लॉस करेगा? जब उसका फेज चेंज हो रहा होगा, यानी जब उसकी स्टेट चेंज हो रही होगी। डियर स्टूडेंट, जब उसका फेज या उसकी स्टेट चेंज हो रही होगी तो इस दौरान उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा। यानी जब टेम्परेचर चेंज ना हो तो तब कोई सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब या लॉस करे, उस हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। आई होप आप इसको समझ गए हैं। अब हम मूव करते हैं और देखते हैं कि लेटेंट हीट की कौन सी टाइप्स हैं और इसका क्या फार्मूलाज हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, और ग्राफ की मदद से अगर आप समझें तो देखें कि यहाँ हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है जहाँ हमने टेम्परेचर की वैल्यूज़ को प्लॉट किया हुआ है, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जहाँ हमने टाइम की वैल्यूज़ को प्लॉट किया हुआ है। यानी स्टॉप वॉच हमारे पास होगी, हम किसी सब्सटेंस को हीट करेंगे और साथ साथ टाइम भी नोट करते जाएंगे और टेम्परेचर भी नोट करते जाएंगे। अच्छा देखें कि फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया वो ये वाली चीज़ थी पर्टिकुलरली। देखें वो वाटर था, और वाटर का ना टेम्परेचर लेट्स सपोज आप समझ लें कि फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ से आप ग्राफ स्टार्ट करें।
वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। यूं ही टाइम बढ़ता गया, टेम्परेचर इंक्रीज होता गया। अभी आपने देखा भी था, अभी पीछे एनिमेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता गया। जब हमारे पास टाइम 65 सेकेंड हो गए तो हमने देखा कि टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। उसके बाद हमने हीट दी लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है, अगर ये ऊपर की तरफ जाती तो दैट मीन टेम्परेचर इंक्रीज होता। तो एक ऐसी स्टेज आ गई थी जहां टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा था। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बेसिकली लेटेंट हीट ही है। लेकिन यहां क्या हो रहा था कि वाटर के मॉलिक्यूल गैसियस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे थे। वो जो हीट एनर्जी थी वो कंज्यूम हो रही थी, लग रही थी वाटर मॉलिक्यूल की स्टेट चेंज करवाने में। यानी वाटर के मॉलिक्यूल हीट एनर्जी, वो जो हीट एनर्जी थी उनको एब्जॉर्ब करते थे, जिसकी वजह से वो उनकी स्टेट चेंज हो रही थी। तो हम ग्राफ से इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमें बता रही है कि यहाँ लेटेंट हीट है, यानी हीट छुप गई है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रही वो हीट। इस तरह से इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि वेपर्स बन रहे थे। और ये जो हमारे पास लेटेंट हीट है, ये आप देख रहे हैं यहाँ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। यानी सॉलिड से कोई ऑब्जेक्ट, कोई सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस दौरान जो हीट एब्जॉर्ब करेगा उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। अभी हम इसको देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल ग्राफ से आपने इतना समझा कि जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा, हीट जो है वो सब्सटेंस के फेस चेंज करने में यूज हो रही है। अच्छा देखें जी, अब हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट की दो टाइप्स हैं, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, एक वेपराइजेशन है। तो अगर हम फ्यूजन की बात करें तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। यानी सॉलिड से अगर आप लिक्विड स्टेट में किसी सब्सटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस दौरान भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो इस दौरान जो हीट एब्जॉर्ब होगी उसको क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। देखा कि ये गया है कि कोई सब्सटेंस कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा वो डिपेंड करता है कि उसका मास कितना है। जितना ज्यादा मैसिव बॉडी होगी उतना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी। यहां प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करें तो इक्वल आता है और एक कांस्टेंट आता है। ये जो कांस्टेंट हमारे पास आ रहा है ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, और ये हर एक सब्सटेंस का डिफरेंट होगा। यानी आइस के लिए डिफरेंट होगा, प्लास्टिक के लिए डिफरेंट होगा, किसी मेटल के लिए डिफरेंट होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो यहां अगर हम इसको फर्दर लिखना चाहें, अच्छा देखिए, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, एक स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। तो जब स्पेसिफिक का वर्ड आएगा तो यहां जो मास होगा वो 1 kg हो जाएगा, बस इतना सा फर्क है। यानी अगर आप ये लिखा है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास, यानी 1 kg ऑफ मास ऑफ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी 1 kg ऑफ मास जो है वो अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर स्पेसिफिक लेटेंट हीट आ जाएगा। और ये क्या है? सिर्फ जो है वो क्या है, सिर्फ जो है वो ये लेटेंट हीट है। अगर हम फर्दर इसको लिखना चाहें तो LF को क्या लिख सकते हैं? डेल Q बाई M लिख सकते हैं। और Q जो है वो हीट है और हीट की यूनिट जाउल होती है और मास की यूनिट किलोग्राम होती है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की यूनिट क्या हो जाएगी? जाउल पर किलोग्राम हो जाएगी। ये SI यूनिट है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये बिल्कुल सिमिलर है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। और जस्ट आपने यहाँ ये वर्डिंग चेंज करनी है कि कोई सब्सटेंस जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तब जब वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होगा। वहां सॉलिड से लिक्विड था तो यहाँ लिक्विड से गैसियस स्टेट है, और इस दौरान इसका टेम्परेचर चेंज ना हो तो वो जितनी अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब करेगा उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। इसको मैथमेटिकली भी बिल्कुल हम वैसे ही लिखते हैं कि डेल Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप खत्म करेंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा विच इज LV। तो यहाँ ये जो कांस्टेंट है LV, ये डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होगा। अच्छा, LV को अगर हम लिखना चाहें, अच्छा उससे पहले ये देख लें कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होगा। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट के लिए ये होगा कि यूनिट मास होगा हमारे लिए। यानी जब मास हमारे लिए यूनिट होगा, मास हमारे पास 1 kg होगा, तब हम स्पेसिफिक का वर्ड यूज करेंगे, और अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे? लेटेंट हीट यूज करेंगे। तो यहां देखिए कि LV इज इक्वल टू डेल Q ओवर M। इसी फार्मूला में से M को इधर जाकर डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा, और इसकी ऐसे यूनिट भी क्या हो जाएगी? जाउल पर किलोग्राम। अब अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहां देख लेते हैं कि हमारे पास क्या ऑपरेटर्स यूज करेंगे इस प्रैक्टिकल के लिए। तो सबसे पहले आपको एक आयरन स्टैंड चाहिए, एक थर्मामीटर चाहिए, और थर्मामीटर को आपने आयरन स्टैंड के साथ क्लैम्प करना है, जिस तरह से आपको इस फिगर के अंदर नजर आ रहा है। एक स्टिरर चाहिए, एक बीकर है, और बीकर के अंदर हमें आइस चाहिए।
इसके साथ हमें जो है वायर गाज चाहिए। वायर गाज का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि ये हीट को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करती है, और एक साथ बंसन बर्नर चाहिए हीटिंग पर्पस के लिए। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा एपरेटस है। अब हम चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि हम किस तरह से लेटेंट हीट को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आइस को इसके अंदर डालकर आपने फ्लेम को ऑन कर देना है, और साथ में स्टॉप वॉच भी आपको रिक्वायर्ड है। जी हाँ, यहाँ ऑपरेटस में स्टॉप वॉच नहीं है, लेकिन आपको स्टॉप वॉच भी रिक्वायर्ड है। तो जो ही आप फ्लेम ऑन करेंगे तो साथ ही आपने स्टॉप वॉच को भी ऑन कर लेना है, और थर्मामीटर की रीडिंग भी नोट कर लेनी है। लेट्स सपोज थर्मामीटर की जो रीडिंग है वो -5 या -10 है, क्योंकि यहाँ अभी क्या है, जो है वो बर्फ है, हमारे पास आइस है। तो जो जो टाइम गुजरता जाएगा तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर ड्रॉप होता चला जाएगा। टेम्परेचर आ जाएगा 0 पर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर आ जाएगा। टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि आप हीट कर रहे हैं। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाए, उस दौरान आपने दोबारा टाइम नोट कर लेना है। फिर आप देखेंगे कि हीट दे रहे होंगे लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा होगा। जस्ट जो है ये जो सॉलिड है, यानी ये जो सॉलिड आइस है, ये कन्वर्ट हो रही है वाटर में। यानी जब तक एक आइस क्यूब भी नहीं बचेगा तब तक टेम्परेचर राइज नहीं होगा। यानी टेम्परेचर तब राइज होगा 0 से आगे जब आप देखेंगे कि जब सारे के सारे जो आइस क्यूब हैं वो मेल्ट ना हो जाए। जब सारे आइस क्यूब मेल्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि टेम्परेचर फर्दर जो है वो राइज होना शुरू हो जाएगा। तो जिस लम्हे टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा, आप दोबारा टाइम जो है वो अपने पास नोट करते चले जाएंगे। या आप यूं भी कर सकते हैं कि हर एक 5 मिनट के बाद रीडिंग नोट कर लें कि अगले 5 मिनट के बाद क्या हुआ, अगले 5 मिनट के बाद क्या हुआ। इस तरह भी आप टेम्परेचर जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर जब आप फर्दर इसको हीट करेंगे टेम्परेचर राइज होता चला जाएगा, और इस दौरान ये जो हीट एब्जॉर्ब करेगा इसको हम बोलेंगे सेंसिबल हीट। यानी जब टेम्परेचर राइज हो रहा हो और कोई सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करता है और उसका टेम्परेचर राइज होता है, तो इस हीट को बोलते हैं सेंसिबल हीट। अच्छा, फिर आप देखेंगे कि एक ऐसी स्टेज आएगी जहां फर्दर जो है वो टेम्परेचर राइज नहीं होगा। लेट्स सपोज वो जो स्टेट आती है वो तकरीबन 100 डिग्री सेल्सियस पर आती है, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद आप देखेंगे कि टेम्परेचर फर्दर राइज नहीं होगा, जस्ट स्टेट की कन्वर्जन होगी। आपको वेपर्स बनते दिखाई देंगे। वेपर्स तो आपको स्टार्टिंग में ही दिखाई दे रहे होंगे, एवोपरेशन हो रही होगी, लेकिन वहां जो है वो बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा, तो उस दौरान जो है वो वेपर्स हमें पहले की निस्बत ज्यादा बनते दिखाई देंगे। लेकिन यहां ये होगा कि टेम्परेचर फर्दर राइज नहीं होगा, जस्ट कन्वर्जन हो रही होगी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में। तो उस दौरान भी अपने टाइम को जो है वो नोट डाउन कर लेना है। अब अगर हम यहाँ प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ें तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने क्या करना है, टेक आइस क्यूब इन अ बीकर। बीकर के अंदर आइस क्यूब डालने हैं। प्लेस आइस क्यूब बीकर ऑन अ स्टैंड। अब आइस क्यूब का जो बीकर है इसको अपने स्टैंड के ऊपर रख देना है। हैंग करना है थर्मामीटर को विद हेल्प ऑफ आयरन स्टैंड बाय थ्रेड। धागे की मदद से आपने थर्मामीटर को स्टैंड के साथ हैंग कर देना है। द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर शुड बी इनसाइड द आइस क्यूब। आइस क्यूब के अंदर होना चाहिए जो थर्मामीटर का बल्ब है। हीट द बीकर स्लोली बाय स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट लैम्प की मदद से आपने बीकर को स्लोली हीट करना है। नोट टेम्परेचर आफ्टर एवरी मिनट। एवरी मिनट लिखा है लेकिन एवरी 5 मिनट के बाद भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टॉप वॉच। और गो ऑन नथिंग द टेम्परेचर टिल ऑल द आइस मेल्ट एंड चेंज इनटू द वाटर। यानी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा अनटिल और अनलेस के सारी की सारी जो है वो आइस मेल्ट ना हो जाए। ये वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। अच्छा, यहाँ ऐसा है कि बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने प्रोसीजर याद रखना है। तो प्रोसीजर याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक दफा देख लें तो आपको खुद ब खुद माइंड में बैठ जाएगा और अपने लफ्जों में आप इसको लिख सकते हैं। एग्जाम में मेरा नहीं ख्याल कि प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। दूसरे क्वेश्चन आएंगे जिसको भी हम इस लेक्चर के एंड पर कवर करने वाले हैं। इट विल बी ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, इट रिमेन 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जो आपने ऑब्जर्व किया है कि जब आइस मेल्ट हो रही होगी तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा। ऑन फर्दर हीटिंग द टेम्परेचर स्टार्ट ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू T डिग्री सेल्सियस। यानी जब आप फर्दर इंक्रीज करेंगे तो 0 से अप टू T टेम्परेचर जो है वो अचीव हो जाएगा। अनटिल वाटर स्टार्ट बॉइलिंग टेम्परेचर वाटर बिकम 100 डिग्री सेल्सियस। यानी बॉइलिंग होने से पहले उसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सी हो जाएगा। ऑन फर्दर हीटिंग बॉइलिंग ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। जब फर्दर आप हीट करेंगे तो फिर वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस सारे को अपने पास आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। अब हम चलते हैं ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस की तरफ।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस की। तो जैसे अभी हमने प्रोसीजर में समझा कि हमने जो है वो डाटा को अपने पास नोट डाउन कर लेना है। तो लेट्स सपोज ये डाटा हमने नोट डाउन किया है। अब देखें कि जब टाइम हमारे पास 0 मिनट थे तब टेम्परेचर -10 सेल्सियस पर था। तो इस दौरान जो उसकी स्टेट थी वो आइस थी, यानी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही थी। तो अब जो जो टाइम जो है वो इंक्रीज हुआ, यानी 5 मिनट गुजरे, तो 5 मिनट बाद हमने देखा कि टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। तो स्टिल जो है उसकी स्टेट जो है वो सॉलिड ही थी, यानी ऐसा नहीं था कि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद फिर 5 मिनट गुजरे तो हमने देखा कि टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस था और उस दौरान उसकी स्टेट सॉलिड ही थी। फिर दोबारा जो है 15 मिनट बाद हमने देखा तो टेम्परेचर जो है वो 0 ही था, लेकिन उसकी स्टेट चेंज हो गई, यानी टेम्परेचर वही था लेकिन स्टेट चेंज हो गई। तो इस दौरान ये जो इसने हीट अब्जॉर्ब की है, इस हीट को हम बेसिकली कह रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह रहे हैं। तो इसी तरीके से आप देखते जाएं कि हर एक 5 मिनट के बाद हमने जो है वो टेम्परेचर को नोट डाउन किया हुआ है और साथ में उसकी स्टेट भी लिखी हुई है। तो ये हमारे पास आ गई है ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और पीबीएस क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं पीबीए क्वेश्चंस को। और पीबीए क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि अ स्टूडेंट यूजेस द मेथड ऑफ मिक्सचर टू फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। इसका जो पहला पार्ट है वो ये है कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर। अब हमने मेथड ऑफ मिक्सचर को समझना है और मेथड ऑफ मिक्सचर को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। सपोज कीजिए यहां हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर वाटर है। अब वाटर का टेम्परेचर जितना भी है, लेट्स सपोज आप इसको 50 सी कर दें। वाटर का टेम्परेचर कितना है? लेट्स सपोज 50 डिग्री सेल्सियस है। और इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं? आइस क्यूब डाल रहे हैं। ये आपने आइस क्यूब डाल दिए हैं इसके अंदर, और इन आइस क्यूब का टेम्परेचर जितना भी हुआ इस वाटर से कम ही होगा डेफिनेटली। लेट्स सपोज इसका टेम्परेचर चले 0 डिग्री सेल्सियस कर दे। इस आइस का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा? ये जो हमारे पास आइस क्यूब है ये क्या करेंगे? ये जो कोल्डर बॉडी है ये क्या करेगी? हीट गेन करेगी, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है और इनका टेम्परेचर क्या है? कम है। तो ये जो आइस क्यूब है वो हीट को क्या करेंगे? गेन करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये हीट को कितना गेन करेंगे? तो ये हीट को उतना ही गेन करेंगे जितना वाटर यहां से हीट लॉस करता चला जाएगा, यानी पानी ठंडा होता चला जाएगा, वाटर हीट लॉस करेगा और ये जो आइस है वो हीट गेन करेगी। यानी कोल्ड बॉडी हीट गेन करती है और हॉट बॉडी हीट को लॉस करती है। लेकिन मेथड ऑफ मिक्सचर ये कहता है कि जितनी वो हीट लॉस करेगी उतनी ही ये हीट गेन करेगी, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। लेट्स सपोज ये 10 जूल की हीट लॉस करेगी तो ये 10 जूल की हीट जो है वो गेन करेगी। इसी को मेथड ऑफ मिक्सचर कहते हैं। इसकी अजम्पशन ये है कि यहाँ जो हीट है वो ये है, या लिमिटेशंस भी आप इसको कह सकते हैं कि हीट इन्वायरमेंट में लॉस नहीं होनी चाहिए, सराउंडिंग में लॉस नहीं होनी चाहिए हीट। तब ऐसा पॉसिबल होगा कि जो लॉस्ट हॉट बॉडी हीट लॉस्ट करेगी उतनी ही अमाउंट की कोल्ड बॉडी हीट गेन करती चली जाएगी। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है कि व्हाई इज दिस मेथड इज सूटेबल फॉर फाइंडिंग लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को फाइंड करने के लिए ये मेथड सूटेबल क्यों है? दिस मेथड इज सूटेबल बिकॉज इट अलाउज प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ हीट एक्सचेंज, क्योंकि ये हमें अलाउ करता है प्रिसाइज मेजरमेंट, हेल्पिंग टू कैलकुलेट द लेटेंट हीट एक्यूरेटली, और जिसके रिजल्ट में हम लेटेंट हीट को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तीसरा इसका जो पार्ट है वो ये है कि 100 ग्राम वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 20 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी बिल्कुल यही सिचुएशन है कि एक हमारे पास वाटर है और वाटर का टेम्परेचर 50 सी है, और हमने ये जो वाटर है इसका जो मैस है वो 100 ग्राम है। ये मैस भी हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ हमने मैस नहीं लिखा, मैस लिख लेते हैं कि ये जो मैस है वो 100 ग्राम है। मैस कितना है पानी का? 100 ग्राम है, और इसका टेम्परेचर कितना है? 50 सी है। इसके अंदर हमने बर्फ डाल दी है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि हमने बर्फ डाल दी है। और बर्फ कितनी डाली है हमने? 20 ग्राम बर्फ इसमें डाली है, और बर्फ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। कहता है कि देन फाइनल टेम्परेचर इज 20 सी, यानी ये जो पानी है इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा ना, क्योंकि बर्फ डाली है, और इसका टेम्परेचर कितना पहुंच जाएगा? 20 सी पहुंच जाएगा। कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फाइंड आउट करनी है, किसकी? इस आइस की, क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है तो आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने फाइंड आउट करनी है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का पहले फार्मूला लिख लेते हैं, विच इज Q इज इक्वल टू MLF। बेसिकली आपने LF फाइंड आउट करना है, किसका? आइस का। तो यहां हमें हीट भी चाहिए और मैस भी चाहिए। किसका मैस चाहिए? आइस का। तो आइस का मैस लिख दिया। अब आइस कितनी हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगी या कितनी हीट गेन करेगी?
यानी ये जो आइस है इसका टेम्परेचर 0 है, बाद में इसका टेम्परेचर कुछ इंक्रीज हो जाएगा, तो आइस कितना टेम्परेचर, कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी, ये हम पता लगाएंगे कि वाटर कितनी हीट लॉस करेगी, उससे हम पता लगाएंगे। तो वाटर जो हीट लॉस करेगा उसके लिए हम ये फार्मूला लिखेंगे, Q इज इक्वल टू MC del T। यहां मैस लिखेंगे वाटर का मैस कितना है 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितनी है वाटर की 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन, या C भी आप इसको कह सकते हैं। और चेंज इन टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ 50 से 0 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज कितना हुआ 30 का चेंज हुआ। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ एक और बात बताता चलूं कि हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए SI यूनिट में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं ग्राम में ही पुट कर रहा हूँ। SI यूनिट क्या होती है मैथ्स की, किलोग्राम होती है। यहाँ स्टार्ट में से ही आप लोगों ने SI यूनिट में रहना है और यूनिट की सबसे पहले कन्वर्जन करनी है। मैंने ऐसा नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन जब मैं इसको देख रहा हूं तो तब मुझे याद आया कि इसको हमें करना चाहिए था। अब मैं ऐसा करूंगा कि एट द एंड जाकर दोबारा कन्वर्जन कर लूंगा, लेकिन आपने स्टार्ट से ही कन्वर्जन करके लानी है। अब एट द एंड कैसे करूंगा वो आप देखिएगा। स्टार्ट में कैसे करेंगे, आप जस्ट 1000 से डिवाइड करेंगे इसको, और इसको भी 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम में चला जाएगा, और टेम्परेचर में 273 ऐड करेंगे यहां भी तो ये केल्विन में चला जाएगा। और इसी तरीके से जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होती है वो हमारे पास 4200 होती है, ये 4.2 लिखा हुआ है। एनीवे यहां हमने देख लिया कि जो हीट लॉस करेगा वो कैलकुलेशन करने के बाद 12,600 जूल आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, किसकी हीट लॉस करने के बाद, इसकी वाटर जो हीट लॉस करेगा वही आ जाएगी, तो वही हीट गेन करेगी ना, आइस वही हीट गेन करेगी जो ये लॉस करेगा, तो वही हमने यहां लिख दिया। यही हमें कहता है मेथड ऑफ मिक्सचर, यही कहता है। और यहां हमने क्या कर दिया 20 से इसको डिवाइड कर दिया, तो जब हम 20 से डिवाइड करेंगे क्योंकि मैथ्स को इधर जाकर डिवाइड करना है, तो यहां हमारे पास आ जाएगा 630 जूल पर ग्राम आ जाएगा। अब यहां देखिए मैं इसको कन्वर्ट कैसे करता हूं। देखिए ये हमारे पास है 630 ग्राम, सॉरी जूल पर ग्राम है। अब मैं चाहता हूं कि यहां किलोग्राम आ जाए, जूल तो ठीक है लेकिन यहां किलोग्राम होना चाहिए। तो किलो किसे कहते हैं, किसका प्रीफिक्स होता है, 10⁻³ का। 10⁻³ मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी जो है वो 10⁻³ जो है वो डिवाइड भी कर दूंगा। एक क्वेश्चन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ आपको अलाउ करती है, आप इस तरह कर सकते हैं। 10⁻³ मैंने ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। अब ये जो नीचे वाला 10⁻³ है ना, इसको मैं रिप्लेस कर लूंगा विद k, और ऊपर वाला वैसे ही लिख दूंगा। देखिएगा जरा यहाँ 630 और क्या लिख दूंगा मल्टीप्लाई 10⁻³ ये मैंने ऊपर वाले लिख दिया, साथ मैंने लिख दिया जूल, और नीचे वाले को मैंने लिख दिया 10⁻³ वाले को मैंने रिप्लेस कर लिया विद k से, तो किलोग्राम हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली आ गई 630 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल पर किलोग्राम। तो ये हमने कन्वर्जन इसकी कर ली। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाई मस्ट अ कैलोरीमीटर बी यूज्ड इन मिक्सचर एक्सपेरिमेंट। इसके में कैलोरीमीटर क्यों यूज करना है, क्योंकि कैलोरीमीटर बेसिकली जो है वो हीट इन्वायरमेंट में लॉस नहीं करता। What does a calorimeter do? A calorimeter measure the heat exchange during the mixture experiment. यानी ये बेसिकली हीट को मेजर करता है कि हीट एक्सचेंज कितनी हो रही है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हीट लॉस नहीं करता, एनवायरनमेंट को हीट प्रोवाइड नहीं करता। What assumption are made in calorimeter experiment? तो इसमें assumptions क्या है कि all the heat is exchanged between the substance and none is lost to the surrounding. यानी कोई हीट जो है वो सराउंडिंग में लॉस नहीं हुई। Define latent heat of fusion, ये हम स्टार्ट में देख कर आए हैं कि latent heat of fusion is the amount of heat required to change of 1 kg of substance, 1 kg of solid substance into the liquid without changing its temperature. अच्छा यहाँ जब 1 kg आ जाएगा तो फिर स्पेसिफिक latent heat of fusion हो जाएगी। वैसे latent heat of fusion के लिए आप 1 kg ना भी लिखें, required to change of solid into the liquid without change its temperature लिख दें तो it's okay। नेक्स्ट है कि राइट द यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो हम देख कर आए हैं जूल पर किलोग्राम, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कंसीडर अ डायग्राम ऑफ एक्सपेरिमेंट। हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है, यहाँ स्टेट लिखनी है। ये स्टेट डेफिनेटली आप तभी लिख पाएंगे कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। आपको पता है कि -10C पे स्टेट क्या होगी, -10C पे सॉलिड स्टेट होगी, इसके आगे आप सॉलिड लिख सकते हैं।
इसी तरीके से जीरो पर आप जब देख रहे होंगे कि 5 मिनट गुजरे टेम्परेचर जीरो था लेकिन स्टेट अभी सॉलिड ही थी। फिर आपने देखा कि 10 मिनट गुजरे टेम्परेचर अभी जीरो पर ही है लेकिन स्टेट सॉलिड है। फिर आपने देखा कि 15 मिनट गुजरे तो लिक्विड आ गई लेकिन टेम्परेचर जीरो पर ही था। स्टेट आप फिजिकली देखकर आप उसको पता लगा सकते हैं। तो ये जो हमने फिल करना है ये फिजिकली देखकर फिल कर सकते हैं, ऐसे हमें नहीं पता चल सकता कि एग्जैक्ट टेम्परेचर के ऊपर क्या स्टेट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द अबव टेबल। अब ये जो अबव टेबल था इसकी मदद से हमने ग्राफ को जो है वो प्लॉट करना है। तो देखिए ये हमारे पास ग्राफ आ गया, यहाँ हमने टेम्परेचर की वैल्यूज को प्लॉट करना है, 10 के डिफरेंस से आप प्लॉट कर लें और हॉरिजॉन्टल के एक्सिस के ऊपर टाइम की वैल्यूज को प्लॉट कर लें और टाइम की वैल्यूज को 5 के मिनट से आप प्लॉट करते चले जाएं। तो देखिए यूं ही -10 सेल्सियस टेम्परेचर था तब ये हमारे पास यहाँ ये इनिशियल स्टेट में था, यानी 0 मिनट गुजरे थे। लेकिन यूं ही टाइम गुजरा तो इसका टेम्परेचर जो है वो 0 सेल्सियस पर हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इस टाइम के दौरान टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, यानी 0 ही था। वो आपने देखा था ना अभी प्रीवियस टेबल में, उसके अकॉर्डिंग ही ये फिल हुआ है। आप उसको दोबारा देखें तो आप देखेंगे कि ये उसकी मेल्टिंग है, मेल्टिंग ऑफ आइस है और यहाँ स्टेट जो है उसकी सॉलिड स्टेट है, यानी 0 टेम्परेचर यहाँ भी है। फिर आगे टाइम गुजरा 5 मिनट फिर भी 0, फिर आगे 5 मिनट गुजरा फिर भी टेम्परेचर 0, फिर आगे 5 मिनट गुजरा फिर भी 0। उसके बाद फिर हमने जब आगे टाइम हमारे पास होता चला गया तो हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होता गया और जो ही ये इस टेम्परेचर पहुंच गया अप्रोक्सीमेटली 90 to 95 सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, तो हमने देखा कि टाइम गुजर रहा है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, कन्वर्जन हो गई है लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में। तो इस दौरान फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। तो ये बेसिकली ग्राफ है इसका। नेक्स्ट हमारे पास इसका सी पार्ट है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का क्या फार्मूला है? LV = del Q over M, यानी हीट कितनी एक्सचेंज हुई और मास कितना है, इन दोनों को आप डिवाइड कर दें तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगी। नेक्स्ट फ्यूजन का क्या है? तो बिल्कुल वैसा ही है कि हीट कितनी मिली और मास उसका कितना था, हीट कितनी एक्सचेंज हुई और मास कितना था, इन दोनों को डिवाइड करें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो डिफरेंट स्केल्स क्या है? सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है और केल्विन है, लेकिन एसआई में क्या है? तो केल्विन है। कन्वर्ट 35 इनटू केल्विन। तो 35 को केल्विन में कैसे हमने कन्वर्ट करना है? तो इसके लिए हमारे पास ये है कि हम ये फार्मूला यूज करते हैं कि C + 273, C के अंदर 273 ऐड कर दें तो ये केल्विन में चला जाएगा। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 C कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट। अब C से फ़ारेनहाइट में कैसे जाते हैं? तो यहाँ हमारे पास जो फार्मूला है F = 9/5 इंटू C, यहाँ C आता है प्लस 32, यानी पहले आपने इसको ब्रैकेट लगानी है, इसको सॉल्व करना है और उसके अंदर 32 ऐड कर देना है। तो C कितना है हमारे पास? C 100 है, यहाँ पर 100 लिखेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे और 32 ऐड करेंगे तो ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो ये है कि एज वी नो द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 100 C, व्हाई द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज नॉट इंक्रीज बाय एडिंग हीट अबव द 100 C। यानी 100 C के बाद आप जब हीट ऐड कर रहे हैं तो वाटर का जो टेम्परेचर है वो राइज क्यों नहीं हो रहा? तो उसकी मेन रीजन ये है कि वो जो हीट है वो यूटिलाइज हो रही है स्टेट के चेंज करने में, यानी वाटर को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में लगा रही है, स्टेट चेंज होने में वो हीट यूटिलाइज हो रही है। तो इस दौरान टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता जब स्टेट चेंज हो रही होती है, इसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। व्हाई इन प्रेशर कुकर फूड कुक फास्टर। फूड क्यों जल्दी कुक हो जाता है? तो प्रेशर कुकर में वैसे आमतौर पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 C होता है, लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाता है, 110 या 120 पे चला जाता है। तो अब जो अंदर सब्सटेंस है उसको ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा है एज कंपेयर टू जब प्रेशर कुकर नहीं था तो तब 100 C टेम्परेचर मिल रहा था, लेकिन अब उसको कितने मिल रहे हैं? उस सब्सटेंस को 120 या 110 तक टेम्परेचर अचीव हो गया है, जिसके रिजल्ट में वो जो है चीज़ जो है वो जल्दी कुक हो जाती है। राइट द यूनिट ऑफ हीट। हीट की यूनिट क्या है? तो हीट की यूनिट जाउल है और कैलोरी भी है, और 1 कैलोरी होती है 184 जाउल के इक्विवेलेंट होती है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि फॉलोइंग इज फिगर विच शोज द टेम्परेचर एनर्जी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें हमें डिफरेंट क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, वो ये है कि नेम द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द ग्राफ A to B, यानी A से B जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो बताएं। तो A से B टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, तो लेटेंट हीट नहीं होगी, बल्कि इस हीट को हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो तो इस हीट को क्या बोलते हैं?
सेंसिबल हीट। बी से सी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा तो ये लेटेंट हीट है। डी से ई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो ये क्या होगी, सेंसिबल हीट। तो पहले का आंसर क्या है, सेंसिबल हीट। नेम द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द B2A। अब ये इसने मेरे ख्याल में B2C लिखना था, B2A लिख दिया। B2A तो सेंसिबल हीट ही है ना, या A to B एक ही बात है, लेकिन जो B से C इसने लिखना था आई गेस। तो B से C का क्या आंसर है कि B से C जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो क्या है, सेंसिबल हीट नहीं है, बल्कि वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। तो यहां हम लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हाट डज द वर्टिकल ग्राफ C2D इंडिकेट। C2D क्या इंडिकेट कर रहा है, C2D बेसिकली हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। यानी C से D हमें ग्राफ ये बता रहा है, इट इंडिकेट्स दैट absorb heat is used to increase in temperature and states is remain same। यानी स्टेट उसकी वही रहेगी, वाटर है तो वाटर ही रहेगा, जस्ट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, विच इज कॉल्ड द सेंसिबल हीट। और ये सेंसिबल हीट की डेफिनेशन भी आ गई है, इसको आप इस तरह यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज डू ऑल द सब्सटेंस हैव द सेम वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तमाम सब्सटेंस की एक ही होती है, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ऐसा नहीं है, डिफरेंट सब्सटेंसेस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू डिफरेंट होती है। All liquid absorb 2.26 multiplied 10 to the power 6 joule per kilogram heat and convert into gaseous form. How much heat it must lose to convert from vapor to liquid again? It must the same amount of heat। यानी इसको अगर दोबारा कन्वर्जन करनी है तो इतनी ही अमाउंट की हीट रिक्वायर्ड है, तब ये ऐसा पॉसिबल होगा। रिवर्स रिएक्शन ऑफ एवोपरेशन इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एवोपरेशन का जो उल्टा रिएक्शन है वो क्या है, कंडेंसेशन। यानी एवोपरेशन में क्या होता है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाते हैं, तो गैसियस में जब गैसियस से लिक्विड में आएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, कंडेंस बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। डिपोजिशन इज द रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन। राइट द फैक्टर ऑन विच एवोपरेशन डिपेंड। एवोपरेशन किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, सरफेस एरिया पर, ह्यूमिडिटी पर और विंड स्पीड पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि वाई द टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द बॉइलिंग। बॉइलिंग में टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता, क्योंकि ड्यूरिंग बॉइलिंग द हीट सप्लाइड इज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल रादर देन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। वो हीट यूटिलाइज हो रही है, वाटर के मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेक कर रही होती है, जिसे आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, उसको ब्रेक कर रही होती है और वाटर मॉलिक्यूल एवोपरेट कर रहे होते हैं। व्हाट इज द एवोपरेशन, और एवोपरेशन क्या है कि कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड स्टेट टू द वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर या बिलो बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, एवोपरेशन बोलते हैं। व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, 3.34 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5 जूल पर किलोग्राम। और इसी तरीके से वेपराइजेशन ऑफ वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर क्या है, तो 2.26 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 जूल पर किलोग्राम। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ये एक्सपेरिमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर कोई भी क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए, मैं इंशाल्लाह एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हम मिलेंगे न्यू प्रैक्टिकल के साथ, जो कि हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 7 होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खूब जम के पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।